ओके, ब्रांच अकाउंट हम कर रहे थे। तो ब्रांच अकाउंट क्या होता है? देखिए, हमने ना अभी तक एक तो हायर परचेज सिस्टम जो पढ़ा है, इसके अलावा हमने जो कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा था, इन दोनों को सबसे पहले मैं आप बता दूं, इन दोनों को आप थोड़ा सा याद रखेंगे जब हम ब्रांच अकाउंट करेंगे, क्योंकि इनके थोड़े से पार्ट आपके ब्रांच अकाउंट के अंदर आने वाले हैं, खासकर जो वो लोडिंग वाला पार्ट था। ठीक है, लोडिंग, स्टॉक रिजर्व जो हम निकालते थे, गुड सेंट, वो वाला चीज यहाँ पे आएगी। तो एक ये चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती थी एक बार, ताकि आपका जो पहले से जो आपने सीखा हुआ है वो भी आप एक बार इससे मैच करके चलो। ओके, अभी हम आ जाते हैं ब्रांच अकाउंट के ऊपर। देखिए, जब भी कोई बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो करता है, कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, काफी पैसा आ गया उसके पास, तो वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि उसकी अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में खुले। ब्रांच को हम बोल सकते हैं शाखा। तो एक तरह की शाखा होती है। आपकी कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है, तो आप चाहोगे कि एक ब्रांच आप दूसरे शहर में खोल लो, एक ब्रांच आप कहीं चेन्नई में खोल लो, एक मुंबई में खुल जाए, एक लंदन में खुल जाए, एक अमेरिका में खुल जाए, इस तरीके से। क्यों आप ऐसा चाहते हो? आप ऐसा इसलिए चाहते हो ताकि जहां जहां आपकी नई जगह पे ब्रांच खुलेगी, वहां के लोग भी आपके कस्टमर बनेंगे, आपको सेल मिलेगी, वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा आपका, आपको प्रॉफिट्स अर्न होंगे वहां से। सो आप चाहते हो कि आपकी ब्रांचेस खुले। अभी आपने ब्रांचेस खोल ली, ठीक है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जहां पे आपकी मेन ब्रांच होती है, जो आपका मेन कंपनी जहां पे भी स्थापित होती है, उसको हम बोलते हैं हेड ऑफिस। ये जो हेड ऑफिस होता है, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं आपकी, उन सभी को कंट्रोल करता है। तो हर एक ब्रांचेस के डिसीजन, हर एक ब्रांचेस की मैनेजिंग, हर एक ब्रांच को कैसे जो गुड्स सेंड किए जाते हैं आगे बेचने के लिए, अगर डिपेंडेंट है तो, अगर उसके पास राइट नहीं है कि वो खुद से गुड्स को खरीद के आगे सेल करे, सो उनकी जो कंट्रोलिंग होती है वो हेड ऑफिस के थ्रू होती है। दूसरी चीज, ये जो ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है, ये ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस के द्वारा बनाया जाता है, और हेड ऑफिस अपनी बुक्स के अंदर इस ब्रांच अकाउंट को बनाता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हेड ऑफिस को ये जानना होता है कि उस जितनी भी ब्रांचेस आपने खोल रखी हैं अलग अलग जगह के ऊपर, उसमें से किस ब्रांच के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, किस ब्रांच के अंदर आपको लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, ताकि आप ये फैसला कर सको कि कौन सी ब्रांच को आपको कंटिन्यू रखना है और कौन सी ब्रांच को आपको शट डाउन कर देना है। दूसरी चीज होती है, आपको हर एक ब्रांच के ऑपरेशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए। ऑपरेशंस का मतलब होता है वहां जो भी कामकाज चल रहा है, वहां जो भी सेल की जा रही है, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी कोई भी किसी भी तरीके का खर्चा किया जा रहा है, गुड्स जब सेल किए जा रहे हैं तो कैश पे, क्रेडिट पे, कैसे पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। उनके ऊपर हेड ऑफिस को ऑब्वियसली कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि ये आपका मेन ऑफिस होता है, मेन आपकी जो शाखा होती है, जो कह सकते हैं फर्स्ट जो आपकी होती है, ठीक है। और इस कंट्रोल को आप कैसे एक्सरसाइज करोगे? कंट्रोल आपका किसी भी चीज पे सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज हो। किसी भी चीज के बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज है तो आप उसको बड़े ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। ये सेम चीज आपकी ब्रांचेस के ऊपर लागू होती है। अब ब्रांचेस के बारे में नॉलेज आएगी कहां से? वो आएगी अकाउंटिंग से। ब्रांच अकाउंट, अकाउंटिंग हमें वैसे भी एक तरह से एक लैंग्वेज की तरह काम करती है, ठीक है। तो ब्रांच का अकाउंट अगर बनता है तो वो ब्रांच के बारे में हर चीज बताता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे सेल्स के बारे में या एक्सपेंसेस के बारे में वगैरह वगैरह। सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये सारी देता है। ये ब्रांच अकाउंट खोलता है हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर, ध्यान रखिएगा। और हेड ऑफिस अपनी हर एक ब्रांच के लिए एक एक ब्रांच अकाउंट खोलता है। कंट्रोल के अलावा इनको जो भी गुड्स ब्रांचेस को सप्लाई किए जाते हैं कि वो आगे बेच सके उसको, और जो भी कैश उनको सेल करके रिसीव करती है ब्रांच, ठीक है, उन सभी का रिकॉर्ड हेड ऑफिस को चाहिए होता है। हेड ऑफिस ब्रांचेस को, जितनी भी ब्रांचेस है, मान लीजिए इस हेड ऑफिस की 3 ब्रांचेस हैं, A, B एंड C, तो हर एक ब्रांच को ये गुड्स सेंड करता है ताकि वो आगे जिस भी एरिया में वो खुले हुए हैं वहां पे उन गुड्स को बेच सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आप डिजाइनर या कस्टमाइज्ड टी शर्ट्स बेचते हैं, ठीक है। आपने अपनी पहली जो दुकान या पहली जो भी आपका कंपनी थी वो आपने मान लीजिए दिल्ली में खोली थी और वो काफी अच्छी चली। फिर आपने उसकी एक ब्रांच मुंबई में खोल ली, आपने उसकी एक ब्रांच चेन्नई में खोल ली, और एक ब्रांच आपने उसकी खोल ली मान लीजिए कोलकाता में, ठीक है, या कलकत्ता में। अभी हुआ क्या, ये जो कस्टमाइज टी शर्ट्स है, मे बी आप
दिल्ली में इनको प्रोड्यूस करते हो क्योंकि वहां पे आपके लिए बनाना इसको आसान है, सस्ता है, और वहां से शर्ट मंगा के हर एक ब्रांच जितना आपको ऑर्डर देते हैं, मतलब हर एक ब्रांच, मान लीजिए मुंबई में आपकी जो है ना 10,000 टी शर्ट्स बिक जाती है एक महीने में, मान लीजिए चेन्नई में 12,000 बिक जाती है, कोलकाता में 8,000 बिकती है। तो इस हिसाब से आप दिल्ली के अंदर जहां आपका हेड ऑफिस है, ऑब्वियसली आप जहां भी आपका हेड ऑफिस है वहां भी आप सेल करते हो, तो मान लीजिए दिल्ली में आपकी 20,000 टी शर्ट्स बिक जाती है। सो आप क्या करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करते हो, या जहां से भी आप स्टॉक करते हो, जहां से भी आप ये मटेरियल खरीदते हो आगे बेचने के लिए, फिर आप इनको इनकी जितना जितना हर एक ब्रांच के अंदर बिक रहा है वहां पे आप सेंड करते हो गुड्स को, कि ये इसको सेंड करोगे 10,000 महीने की, क्योंकि आपको पता है 10,000 टी शर्ट्स एक महीने में बिक जाएंगी, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है, हेड ऑफिस हर एक पर्टिकुलर ब्रांच को गुड्स सेंड करता है। इसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि हर एक ब्रांच को कितना गुड्स भेजा गया है बेचने के लिए, ताकि आप बता सको कि हर एक ब्रांच ने कितने गुड्स बेच दिए, ठीक है, सेल कितनी हो रही है हर ब्रांच पे। दूसरा, वो सेल होने के बाद, अब सेल दो तरीके से हो सकती है, या तो कैश हो सकती है या क्रेडिट हो सकती है, या तो उधार में बेचोगे आप नकद में बेचोगे, और दोनों तरीके से भी चलता है बिजनेस। सो दोनों का ही रिकॉर्डिंग चाहिए होता है हेड ऑफिस को, कि कितनी कैश आया है आपका, कितना आपने नकद बेच के कैश लिया है, कितना आपने अपने डेटर्स से कैश रिकवर कर लिया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस को चाहिए होती है, और ये कहाँ से आएगी, ये आएगी अकाउंट्स के थ्रू, जो अकाउंट हेड ऑफिस बनाता है अपनी बुक्स में, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट होता है कि इसको हर एक ब्रांच के ऑपरेशंस को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है। ABC 3 ब्रांचेस है, तीनों को इसको गुड्स सेंड करने हैं, तीनों को से इसको कैश का कलेक्शन करना है, ठीक है। अगर इन तीनों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हेड ऑफिस कैसे डिसाइड करेगा कि किस ब्रांच के पास कितने गुड्स सेंड करने हैं। मान लीजिए किसी साल बी जो है चेन्नई में जो है बी ब्रांच आपकी, वो सिर्फ 7,000 ही टी शर्ट बेचने में कामयाब हो पाती है। तो आप कैसे कोऑर्डिनेट करोगे कि जो माल, और मान लीजिए मुंबई में आपको और ज्यादा स्टॉक भेजने की जरूरत पड़ जाती है, तो इसको कैसे कोऑर्डिनेट करोगे। अगर आपको मालूम है कि आपकी चेन्नई में अब सेल थोड़ी कम हो गई है और मुंबई में आपकी सेल बढ़ गई है, मुंबई वाली ब्रांच में, तो आप क्या करोगे, चेन्नई वाले से गुड्स को भेजना कम करोगे, या वहां से वापस मंगा लोगे अपने गुड्स को, और फिर उन्हें क्या करोगे, मुंबई में भेजना स्टार्ट कर दोगे। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको हर एक ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन होगी प्रॉपर, तो तभी आप उनके बीच के जो वो है उसको बिजनेस है उसको भी आप ऑपरेशंस है उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो इसीलिए जरूरत होती है हेड ऑफिस को अपनी अलग अलग ब्रांचेस के बारे में हर एक तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की, और ये इंफॉर्मेशन उनको मिलती है ब्रांच अकाउंट बनाने से। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ब्रांच अकाउंट जो बनाया जाता है वो हेड ऑफिस की किताबों के अंदर बनाया जाता है, यानी हेड ऑफिस बनाता है ब्रांचेस का अकाउंट, क्योंकि हेड ऑफिस को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ब्रांच नहीं बनाती है अपना अकाउंट। ब्रांचेस के टाइप्स देख लेते हैं हम। देखिए ब्रांचेस मेनली दो टाइप्स की होती है, एक होती है होम ब्रांच, एक होती है फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच का बेसिकली मतलब है आप जिस भी कंट्री में आप हो, ओरिजिनेटेड हो, उसी कंट्री के अंदर जब आप ब्रांच खोलते हो उसको बोलते हैं होम ब्रांच। और अगर आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर अपने ब्रांचेस खोल रहे हो उसको आप बोलते हो एक तरह से फॉरेन ब्रांच। अब होम ब्रांच को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। नाम से ही जाहिर है डिपेंडेंट ब्रांच जो होती है वो हेड ऑफिस के ऊपर निर्भर होती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, ठीक है। इंडिपेंडेंट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांचेस को लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ज्यादा ईजी रहेगा। सो डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, देखिए डिपेंडेंट ब्रांच की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो सिर्फ उन्हीं गुड्स को बेचती है जो उसको हेड ऑफिस देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये टी शर्ट वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, तो यहाँ आप टी शर्ट दिल्ली में प्रोड्यूस करते हो और उसको दिल्ली में आपका जो हेड ऑफिस है उससे भी बेचते हो, जो आपकी मेन ब्रांच है, जो आपका मेन सबसे पहले जहाँ पे आपने काम स्टार्ट किया था, और वहीं से दिल्ली से ही आप हर एक जगह अपनी ब्रांचेस को सामान जो है वो आगे भेजते हो आगे बेचने के लिए, ठीक है। सो डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो खुद से अलाउ नहीं होता उसको लोकल मतलब मार्केट से खरीद के वो बेचे, वो हेड ऑफिस जो भी उसको गुड्स देता है बेचने के लिए वो वही आगे कस्टमर को सेल करती है। दूसरी चीज होती है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, आप अगर ब्रांच चला रहे हो सो उसके बहुत से खर्चे होंगे। जैसे मान लीजिए आपने ये जो टी शर्ट बेचने की जो आपकी ब्रांच आपने एक मुंबई में खोली है, अब उस ब्रांच को आपने जहां भी खोली है उसके लिए आपको बिल्डिंग में स्पेस चाहिए होगा, ऑफिस का स्पेस चाहिए होगा, उसमें फर्नीचर चाहिए होगा, उसमें लोग काम करते होंगे, उसमें टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनिंग, बहुत सारी चीजें लग रही है आपकी। आप टी शर्ट जो आप वहां से बेच रहे हो, जैसे मुंबई में आपकी ब्रांच है ए,
तो जो टी शर्ट्स की डिलीवरी कर रहे हो उसके खर्चे आएंगे आपके, ऑर्डर्स लेने के खर्चे आएंगे आपके, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ऊपर से मान लीजिए मुंबई में आपको टी शर्ट्स बेचनी है तो आपको वहां पे एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जितने भी आपके खर्चे होते हैं, ये सारे के सारे खर्चे, जितने भी एक्सपेंसेस है, ये आपको आपका हेड ऑफिस पे करता है डायरेक्टली, ब्रांच नहीं पे करती है। डिपेंडेंट ब्रांचेस की बात हो रही है, तो ब्रांच ये खर्चे नहीं पे करती है, सिर्फ हेड ऑफिस पे करता है, वो भी डायरेक्टली पे करता है। ठीक है, तीसरी चीज होती है कि ये तो हो गए जो थोड़े से बड़े खर्चे होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं पेटी एक्सपेंसेस। पेटी का मतलब होता है बहुत छोटे खर्चे, बहुत छोटे, मतलब मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स, जैसे मान लीजिए 1500 के खर्चे या 2000 के खर्चे, मतलब छोटे छोटे, 100 रुपए का खर्चा, 150 का खर्चा, 500 का खर्चा, 600 का खर्चा, इस तरीके का छोटा छोटा खर्चा जो होता है। ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांचेस में क्या होता है, जो उसका मैनेजर होता है, ऑब्वियसली आपने जहां भी ब्रांच खोल रखी है तो उसके कामकाज को देखने के लिए कोई मैनेजर भी वहां पे रखा होगा आपने। तो मैनेजर को ये राइट होता है कि वो छोटे छोटे ये जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कैश हेड ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। तो मान लीजिए हेड ऑफिस हर बार जो है ना मैनेजर को 4000 रुपए देता है इन पेटी एक्सपेंसेस को करने के लिए। ठीक है, इसकी ऑब्वियसली वो रिपोर्टिंग लेता है सारी के सारी, भाई कितना खर्चा हुआ, 4000 में से कितने खर्च किए गए, कहाँ खर्च किए गए, वगैरह वगैरह। अब इसको भी दो तरीके, एक इसका होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब हम करेंगे इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम के थ्रू भी इन पेटी एक्सपेंसेस को जो है ना किया जा सकता है। ओके, तीसरी नेक्स्ट चीज जो है कि ये जो ब्रांचेस होती हैं इनको क्या करना होता है, आपने जैसे मान लीजिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दे दिए कि वो आगे बेचे, टी शर्ट दे दी मान लो मुंबई की ब्रांच को, ब्रांच ए, अब ब्रांच आगे उनको बेचेगी, बेचने से जो भी पैसा वो कलेक्ट करेगी, चाहे वो कैश बेच के कर रही हो, चाहे वो उधार बेचे हो उसने और अपने डेटर से कलेक्ट किया हो। ठीक है, डेटर का मतलब होता है आपका देनदार, जिसको आपको पैसा, जो आपको पैसा देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसने आपसे उधार खरीदा है। ठीक है, सो डेटर से चाहे पैसा कलेक्ट कर रही हो, चाहे कैश कलेक्ट कर रही हो, सारा का सारा पैसा उसे हेड ऑफिस के बैंक के अकाउंट के अंदर डलवाना पड़ता है, या फिर डायरेक्टली हेड ऑफिस को भेजना पड़ता है, या तो डायरेक्ट भेज दे हेड ऑफिस को या उनके बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराते। तो पैसा ब्रांच को हेड ऑफिस को देना पड़ता है, क्योंकि मेनली हेड ऑफिस ही है आपका जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ये जो ब्रांचेस होती है ये कोई अकाउंटिंग फंक्शन नहीं करती है। हम डिपेंडेंट ब्रांच की बात कर रहे हैं, अपनी खुद की कोई अकाउंटिंग नहीं करते हैं, अपने खुद का कोई अकाउंट ये प्रिपेयर नहीं करती है। ये सिर्फ क्या करती है, कुछ बुक्स होती हैं जो नॉर्मल, इनको भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि कैसा काम कर रही है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन रखने के लिए, जैसे आपकी कैश बुक हो गई या आपकी सेल्स बुक हो गई, ठीक है, या स्टॉक रजिस्टर हो गया, कितना स्टॉक आया, कितना बिक गया, कितना रह गया वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये बुक्स वगैरह ये प्रिपेयर कर लेती है, लेकिन ये अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करती है। अकाउंट सिर्फ एक ही प्रिपेयर होता है, ब्रांच अकाउंट, वो भी हेड ऑफिस अपनी बुक्स के अंदर प्रिपेयर करता है। ठीक है, इस ब्रांच के बारे में। तो ये तो हो गया आपका कि डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं। अब जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांचेस को लेके चलेंगे। अकाउंटिंग की जो बात करेंगे तो आपके 4 मेथड हैं यहाँ पे अकाउंटिंग करने के: डेटर एंड डायरेक्ट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड एंड होलसेल ब्रांच मेथड। फिलहाल हम जिस मेथड की बात करेंगे वो है आपका डेटर और डायरेक्ट मेथड, सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। डेटर और डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इस मेथड के अंदर हेड ऑफिस अपनी बुक्स के अंदर सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करता है, ओनली वन, जिसे हम बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। ये उस ब्रांच के रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए आपका, हमने ABC ब्रांच देखी थी, तो अगर आपका हेड ऑफिस जो भी है, मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इसकी 3 ब्रांच है। ठीक है, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड अपनी बुक्स के अंदर 3 ब्रांच अकाउंट खोलेगी, ब्रांच A अकाउंट, ब्रांच B अकाउंट एंड ब्रांच C अकाउंट। A के ब्रांच अकाउंट में वो क्या करेगी, A के बारे में सारी डिटेल लिखेगी, B वाले में B के बारे में और C वाले में C के बारे में। तो ये ब्रांच अकाउंट आप खोलते हो। अच्छा, इसमें क्या होता है, ब्रांच अकाउंट जो होता है ये आपका हमने 3 टाइप के अकाउंट पढ़े थे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और तीसरा था पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ब्रांच अकाउंट जो होता है ये 2 अकाउंट्स का मेल होता है, एक तो रियल अकाउंट्स का और एक नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, रियल और नॉमिनल अकाउंट का आपको रूल पता होगा। रियल होता है आपकी जितनी भी एसेट्स होती हैं और जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, सारी की सारी रियल अकाउंट के उसके अंदर काउंट होती हैं। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या आपके लॉस एंड आपकी इनकम्स और गेन्स,
ये आते हैं इसके अंदर, और इसका रूल होता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये दोनों का मिश्रण होता है ब्रांच अकाउंट। तो इसके अंदर दोनों ही चीजें दिखाई जाती है, इसमें एसेट और लायबिलिटी भी दिखाई जाती है, इसमें एक्सपेंसेस लॉसेस और इनकम एंड गेन ये भी इसके अंदर ब्रांच अकाउंट के अंदर ही सारे के सारे एक साथ आपको दिखाए जाते हैं। और ब्रांच अकाउंट का जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है प्रॉफिट या लॉस। ये जो ब्रांच है जिसकी हम बात करें, तो मान लीजिए ए ब्रांच की बात करें, तो ए में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ए में जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो इसका रूल बिल्कुल सेम है, वही डेबिट क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, जो कि डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो ये आपका लॉस होगा, जो क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा, लेकिन ये बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, जो साइड ज्यादा होती है वही वाला बैलेंस होता है, दिखाया दूसरी साइड पे जाता है। सो इस तरीके से आप प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो। और जो भी प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, ये ध्यान रखना, ये सारा ये जो ब्रांच अकाउंट बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है हेड ऑफिस की बुक्स में। हेड ऑफिस जो आपकी मेन ब्रांच होती है, जो मेन आपकी कंपनी होती है, वो खुद की भी तो सेलिंग कर रही है, वो खुद भी तो बिजनेस कर रही है। तो अगर ये खुद बिजनेस कर रही है तो ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी जो ब्रांचेस है ये उन ब्रांच के भी अकाउंट बनाती है। तो हर एक ब्रांच का जो भी प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस आता है वो इसे अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर करती है। हर एक ब्रांच में जो गुड्स सेंट टू ब्रांच होता है या गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस होता है, ठीक है, यानी हेड ऑफिस जो गुड्स ब्रांच को आगे बेचने के लिए, सेल करने के लिए देता है, उसका जो बैलेंस होता है वो हेड ऑफिस की ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बाद में लास्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सारा का सारा ब्रांचेस का जो रिजल्ट होता है वो हेड ऑफिस अपने अकाउंट्स के अंदर डाल लेती है, और फिर इसका एक प्रॉपर कंसोलिडेटेड एक फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। एक फाइनल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, हेड ऑफिस को अपनी सारी ब्रांचेस के टोटल बिजनेस से और खुद के बिजनेस से वो आपका निकल के आता है इस चीज से। अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग के लिए ये जो डेटर मेथड या डायरेक्ट मेथड है हमारा, इसकी अकाउंटिंग के लिए हम ब्रांचेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 तरीके का हम लेते हैं। फर्स्ट होता है वो ब्रांचेस जिसको हेड ऑफिस जो गुड्स भेजता है, ठीक है, हेड ऑफिस इनको कैश प्राइस पे गुड्स भेजता है, और ये जो ब्रांचेस होती हैं ये आगे जब सेल करती है वो भी कैश पे करती है, क्रेडिट पे नहीं करती, मतलब उधार नहीं बेचती, नकद बेचती है। दूसरी वो ब्रांचेस होती हैं जिनको हेड ऑफिस जो माल भेजता है, ठीक है, बेचने के लिए आगे, वो भेजता है क्या कहते हैं उसको, कैश प्राइस के ऊपर, और ये जो ब्रांच होती है ये आगे कस्टमर को बेचती है, जो वो करती है कैश में भी और क्रेडिट पे भी, मतलब उधार भी बेचती है। अब उधार वाला पॉइंट आ गया। तीसरी वे ब्रांच होती है आपकी जिनको हेड ऑफिस जो माल भेजता है आगे बेचने के लिए वो इनवॉइस प्राइस पे बेचता है। ठीक है, अभी मैंने आपको शुरू में 2 चीजें बताई थी, हायर परचेज याद रखने की बताया था, और मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट को याद रखिएगा। ये जो इनवॉइस प्राइस वाला पॉइंट है ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में पढ़ा था। इनवॉइस प्राइस क्या होता है, कैश प्राइस प्लस कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जो आपका कंसाइनर जोड़ लेता है, इस केस में हमारा हेड ऑफिस, इज इक्वल टू ये होता है इनवॉइस प्राइस। ठीक है, और ऐसा क्यों करता है आपका हेड ऑफिस, क्योंकि उसे नहीं बताना, क्योंकि उसे शो नहीं करना ब्रांचेस को कि उसको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो मान लीजिए कैश प्राइस, कुछ गुड्स थे उनका कैश प्राइस था 10,000, ये उसने ब्रांच को भेजा कि आप आगे बेचो, उसने ब्रांच को कहा कि तुम 15,000 में इनको बेचो। ठीक है, और उसने ब्रांच को क्या बोला, मान लीजिए 15,000 पे उसको, सॉरी 1 मिनट, ओके, सेल करने के लिए बोला उसने, और उसने कहा कि आप 15,000 पे इसको बेच दिए, और उसने क्या बोला, उसने बोला कि हमें जो ये गुड्स पड़े हैं ये 13,000 के पड़े हैं। तो उसने क्या किया, अपने जो एक्चुअल प्राइस था उन गुड्स का उसमें 3,000 रुपए ऐड करके दिखाई। ये एक्चुअल में नहीं है एडेड है, लेकिन ये उसने खुद से ऐड कर लिया, और ये बताया नहीं है ब्रांच को कि एक्चुअल प्राइस इतना है, और वो 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा है। ब्रांच को क्या लगेगा, अगर वो मान लीजिए ये 10,000 के गुड्स 15,000 में बेचने में कामयाब हो जाती है, उसको क्या लगेगा, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपए का।
क्योंकि उसकी नजरों में तो 13,000 के गुड्स थे, बट एक्चुअल प्रॉफिट कंपनी को कितना हो रहा है 5,000 रुपए का, क्योंकि असल में इन गुड्स की कीमत थी 10,000 रुपए। ठीक है, सो कंसाइनर वाले पॉइंट में तो ये इसलिए होता है कि उनको कंसाइनर को ज्यादा कमीशन नहीं देना होता। ब्रांचेस में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपको ब्रांचेस को ये चीज बतानी नहीं है कि आप कितने में उसको कितने में आपका ये पड़ा है। ऐसा आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि देखो, ब्रांचेस को आप इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि आप नहीं चाहते कि ब्रांच में जो आपके मैनेजर काम कर रहे हैं वो ज्यादा सैलरी की मांग करे। अगर उनको ये लगेगा कि देखो फर्म को कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमारी ब्रांच से, तो वो क्या कह सकते कि अभी हमारी ब्रांच से आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो आप हमारी सैलरी को बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर हेड ऑफिस ऐसा नहीं चाहता तो वो क्या करेगा, इस तरीके से अपने जो है ना अकाउंट्स को थोड़ा मैनिपुलेट करके रखेगा। उनको ये कहेगा कि इतने के पड़े हैं, उसको हम बोलेंगे इनवॉइस प्राइस, थोड़ा सा प्रॉफिट आप मिला लोगे। अब इसको ठीक करने की जरूरत क्यों है, वही रीजन है जैसा हमारा कंसाइनमेंट में था। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में अकाउंट बना रहा है, ठीक है, ब्रांच अकाउंट, असली प्राइस है 10,000। हेड ऑफिस अपनी किताबों में जब अकाउंट बनाएगा ना, उसको रियल प्रॉफिट चाहिए होता है। रियल असलियत में क्या प्रॉफिट हुआ, वो नकली अकाउंटिंग नहीं कर सकता, वो नकली आंकड़े नहीं लिख सकता, वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑडिटिंग आप करोगे सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, एक तरह से हम कह सकते हैं इलीगल काम हो जाएगा ये। तो उसको रियल प्रॉफिट चाहिए होता है और उसको जो है ना रियल फिगर्स चाहिए होती है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। अब उसने ब्रांच को भेजा इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें से लोडिंग, यानी ये जो 3,000 का प्रॉफिट है इसको निकाल देते हैं और कैश प्राइस दिखाते हैं। तो होगा क्या, ब्रांच हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच अकाउंट बनेगा उसमें प्रॉफिट 2,000 की बजाय जो असली प्रॉफिट है 5,000 उस पे शो करेगा। ठीक है, कि 10,000 का था 15,000 में बेच दिया, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, इस तरीके से वो शो करेगा। और इसीलिए हम जो स्टॉक रिजर्व करते हैं या गुड सेंट टू ब्रांच है तो उसमें से लोडिंग निकालते हैं। अभी इनवॉइस वाला जब पॉइंट आएगा तो मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगी और आपको ये लगेगा कि अगर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट याद है तो कि कंसाइनमेंट की जैसा ही इसके अंदर भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो सारा का सारा। ओके, सो 3 तरीके के हमने बांटे थे। ठीक है, ब्रांचेस को 3 टाइप्स में हम बांट देते हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस की बात हो रही है यहाँ पे, डेटर और डायरेक्ट सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो होती है बिल्कुल सिंपल वाली होती है, जो सिर्फ और सिर्फ कैश में बेचती है आगे, और जिसको ब्रांच जो है वो कैश प्राइस के ऊपर ही, हेड ऑफिस जो है कैश प्राइस के ऊपर ही गुड्स को आगे बेचने के लिए भेजता है। ठीक है, सो सीधा सा मतलब है, मान लीजिए मैं हेड ऑफिस में हूँ, ठीक है, तो मैंने मेरी ब्रांचेस हैं, तो मैंने अपनी ब्रांच को मान लीजिए 10,000 का गुड्स है, उसका प्राइस भी 10,000 ही है कैश प्राइस। मैंने 10,000 रुपये पे शो करके ही उनको आगे भेजा और उनको कहा कि आप इसे आगे 12,000 में सेल करो। और जो मेरी ब्रांच है उसको हमने पॉलिसी बना रखी है, हम उधार माल नहीं बेचेंगे, तो मेरी जो ब्रांच है वो आगे भी नकद में ही बेचेगी, उधार में नहीं बेचेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक एक आपका पहला कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हम एंट्रीज देख लेते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री जो है यहाँ से हमारी स्टार्ट होंगी और हर एक पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। सो बेसिक जो आपकी जर्नल एंट्रीज हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज होती है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि जब आपका हेड ऑफ आपकी ब्रांचेस है ना, इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस काफी सालों से चल रहा है। सीधी सी बात है, आपने ब्रांचेस खोली ही तब होंगी जब आपका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होगा और काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा होगा, मतलब काफी सालों से चल रहा है। तो आपका हम ओपनिंग स्टॉक वगैरह लेके चलेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसकी एंट्री होगी ऐसे। ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या आ सकता है, ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है आपका स्टॉक का बैलेंस, आपके पेटी कैश का बैलेंस और आपकी कोई भी एसेट है उसका बैलेंस। ठीक है, एसेट भी ब्रांच अकाउंट में भी शो करी जाएगी, लायबिलिटी भी शो करी जाएगी, एक्सपेंसेस और लॉसेस भी शो करे जाएंगे और इनकम और गेन भी शो करे जाएंगे, क्योंकि ब्रांच अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों का मिश्रण है। तो सबसे पहले आती है आपकी ओपनिंग की, कहाँ की जाएगी, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे इनकी एंट्री की जाती है। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग पेटी कैश। अब ये पेटी कैश क्या होता है, तो मैंने आपको पेटी एक्सपेंसेस का पॉइंट बताया था। डिपेंडेंट ब्रांचेस में क्या होता है, छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं उसको करने के लिए हेड ऑफिस मैनेजर को कुछ पैसे देता है, उस पैसे में से निकाल के उसको खर्चे करने होते हैं, तो ये वो पेटी कैश का सिस्टम है। अच्छा, मैंने एक इम्प्रेस्ड सिस्टम आपको बोला था। इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में मान लीजिए
जैसे मान लीजिए 1 साल के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को 4,000 रुपए खर्च करने के लिए दिए, ब्रांच के मैनेजर को, ठीक है। इस पूरे साल में ब्रांच मैनेजर ने 3,000 रुपए खर्च कर दिए, बच गया 1,000 रुपया, ठीक है, ये खर्च हो गया, 1,000 रुपए बच गए। इंप्रेस सिस्टम में क्या होता है, इंप्रेस सिस्टम में ये होता है कि ब्रांच मैनेजर के पास जितना भी इन्होंने शुरू में बैलेंस डिसाइड किया था ना, उतना बैलेंस हमेशा इसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1,000 रुपए बच गए तो हेड ऑफिस क्या करेगा, इसमें 3,000 रुपए और ऐड करके 3,000 और पकड़ा देगा उसको। अब उसके पास बैलेंस कितना हो गया, 4,000। अब ये फिर से इसमें से कुछ खर्च कर देगा, मान लीजिए 2,000 खर्च कर दिए, बच गए कितने, 2,000। हेड ऑफिस क्या करेगा, इसमें 2,000 और इसको दे देगा। अब इसके पास फिर से कितने हो गए, 4,000। इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है। मतलब इतना जो भी बैलेंस आपने डिसाइड कर रखा है वो होना चाहिए। तो जैसे ही वो खर्च करेगा साल के दौरान, जो बैलेंस बच गया उसमें वापस जो उसका ओपनिंग बैलेंस है उसके बराबर वो ले आएगा, ठीक है। हर किसी केस में इम्प्रेस्ड सिस्टम यूज नहीं होता है, तो जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें इम्प्रेस्ड सिस्टम है और नहीं है तो उसमें आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। तो पेटी कैश बेसिकली ये है, ये जो कैश दिया जाता है ब्रांच को खर्च करने के लिए पेटी एक्सपेंसेस के ऊपर, इसको हम पेटी कैश बोलते हैं। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है पिछले साल का जो क्लोजिंग बचा हुआ था, जैसे इस केस में 1,000 रुपए पिछले साल का क्लोजिंग बचा हुआ था, तो ये अगले साल का क्या हो गया, ओपनिंग। दूसरी चीज, कोई भी एसेट है, किसी भी तरीके की एसेट है, उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो किया जाता है, ठीक है, ब्रांच के अंदर जो भी एसेट है। सेकेंड जो चीज होती है आपकी, अब ओपनिंग बैलेंस डाल दिए, अब ब्रांच का बिजनेस की बात आती है। भाई ब्रांच क्या बिजनेस करेगी, अब इस ब्रांच के पास हेड ऑफिस कोई गुड्स भेजेगा आगे बेचने के लिए, तो ये ब्रांच गुड्स को आगे बेच पाएगी, ठीक है। और वही करके इसका बिजनेस चल रहा है, तो क्या होगा, अब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा। जैसे हमने जो टी शर्ट वाला एग्जांपल लिया था, हेड ऑफिस ब्रांच को टी शर्ट्स भेजेगा ताकि वो उनको आगे सेल कर सके। इसकी जो एंट्री होती है वो होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, या गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, दोनों सेम चीज होती है। गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख दो या गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस लिख दो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। सो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर, अच्छा गुड्स सेंट टू ब्रांच से आपको याद आया होगा, हम करते थे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अगर आपको याद हो, या गुड्स सेंट टू कंसाइनी, ठीक है, या गुड्स सेंट फ्रॉम कंसाइनर, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनर। तो ये चीज आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट से मिलती जुलती है, तो उनको आपको अपने दिमाग में रखना है पीछे, क्योंकि काफी सारी चीजें उससे मिलती जुलती आएंगी, और हायर परचेज वाले से भी ना। इसकी भी हम नीचे रीजनिंग लिख देंगे। अच्छा रीजनिंग जो है मैं आपको हर बार नहीं लिख के दिखाऊंगी, क्योंकि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो इतने टाइम से, तो ऑब्वियसली है आपको ये चीज पता होगी कि हर एक जनरल एंट्री के बाद आपको उसका एक एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है छोटी सी, कि किस चीज की आपने ये एंट्री करी है। ये आपको हर बार करनी ही करनी है, आपकी एंट्री अधूरी है अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे। तो मैं नहीं लिख रही क्योंकि मुझे आपको ये चीज मालूम है और मुझे यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम सेव करना है उस हिसाब से, लेकिन आप इस चीज को जरूर लिखेंगे। थर्ड जो चीज होती है आपकी, आप गुड्स आपने भेज दिए ब्रांच के पास कि वो उनको बेचे, मे बी उनमें से कुछ गुड्स ऐसे हो जिसको ब्रांच आपको वापस भेज दे, ब्रांच ना रखे किसी भी वजह से, हेड ऑफिस को वापस भेज दे। तो क्या होगा, अगर आपने ब्रांच को भेजे गुड्स तो ब्रांच को डेबिट कर दिया और आपने गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अगर ब्रांच ने वही गुड्स आपको वापस भेज दिए, क्या हो जाएगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री यहां पे बन जाएगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ हम एक ब्रांच अकाउंट भी बना लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा जनरल एंट्रीज के साथ साथ। सो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड पे जो एंट्री जानी है, देखिए यहाँ पे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक। सो यहाँ पे हम सारे के सारे इसको हम लिखते हैं बैलेंस बीडी, ये डाल देंगे। सो आपका स्टॉक, आपका पेटी कैश और आपकी जो भी एसेट है वो उसका ओपनिंग स्टॉक आ गया। देन यहाँ पे आ गया ये गुड्स सेंट टू ब्रांच या गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, उसका बैलेंस आ जाएगा। फिर ये गुड्स रिटर्न वाली एंट्री डाल देंगे हम यहाँ पे क्रेडिट साइड के ऊपर। सो गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, ओके। अब फोर्थ चीज की तरफ चलते हैं हम। चौथा क्या होता है आपका, नेक्स्ट ब्रांच के खर्चे, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट ब्रांच जो होती है उसके सारे के सारे खर्चे हेड ऑफिस देता है और डायरेक्टली देता है।
अब ये जो अकाउंट्स हैं ये हेड ऑफिस की बुक्स में बन रहे हैं। अगर हेड ऑफिस खर्चा कर रहा है तो हम क्रेडिट किसे करेंगे, बैंक अकाउंट को, क्योंकि उसके पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप डेबिट कर दोगे ब्रांच अकाउंट को। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर ये सारे के सारे खर्चे दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट भी है तो खर्चे सारे आपके डेबिट साइड पे शो होंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट। ये बात फिर से मैं दोहरा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ये ब्रांच अकाउंट ब्रांच नहीं बनाती है, हेड ऑफिस बना रहा है, ठीक है। ब्रांच नहीं बना रही है, हेड ऑफिस बना रहा है अपनी किताबों में। ओके, सो फिफ्थ जो एंट्री हमारी है, एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए, ये है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बारी आती है पेटी एक्सपेंसेस की, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, ठीक है, जिसके लिए अलग से कैश दिया जाता है आपके ब्रांच के मैनेजर को, उसकी एंट्री भी सेम होती है। सो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर यहां पे हम डाल देंगे टू बैंक। नेक्स्ट आपके पास आ गया, ओके, सारे खर्चे आपने दे दिए। अभी क्या हुआ, देखिए आपने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, ब्रांच को आपने गुड्स भेज दिए आगे बेचने के लिए, आपने ब्रांच के खर्चे चुकाए, आपने पेटी एक्सपेंसेस चुकाए, ठीक है, कैश दिया उसके लिए। अब ब्रांच के पास जो गुड्स आए हैं ब्रांच उसे बेचेगी, बेचने से उसे पैसा रिसीव होगा और ब्रांच से वो पैसा हेड ऑफिस को मिलेगा। तो हेड ऑफिस को जब पैसा मिलेगा तो पैसा आने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कहां से आया है, ब्रांच से, तो ब्रांच अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, और ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम यहां पे बैंक की एंट्री दिखा देंगे कि ये जो है आपको अमाउंट रिसीव्ड हुई है, पैसा ब्रांच से आपको मिला है सेल से। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, सेल जो होती है वो कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। यहां हम जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट केस है आपका ब्रांचेस का, इसमें वो ब्रांच आती है जो सिर्फ कैश में बेचती है, पर सारा ऐसा नहीं करती है, वो आपकी कैश और क्रेडिट में भी बेचती हैं आपकी ब्रांचेस। तो इन केस वो कैश और क्रेडिट दोनों में बेच रही हैं, तो यहाँ जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है, जो कैश सेल से आ रहा है प्लस डेटर से जो आपके ब्रांच मतलब उनसे जो रिकवर करके पैसा हेड ऑफिस को भेज रही है, दोनों ही यहाँ पे आपके शो होंगे। ओके, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, क्लोजिंग स्टॉक की तरफ। अब आपने कुछ चीजों का ओपनिंग स्टॉक लिखा है तो ऑब्वियसली आप उनका क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे आपका बाई बैलेंस सीडी, स्टॉक का बैलेंस हो गया आपका, पेटी कैश का बैलेंस, ठीक है, एसेट का बैलेंस हो गया आपका, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी, ओपनिंग की बिल्कुल रिवर्स बनेगी आपकी जनरल एंट्री इस चीज की। तो ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग पेटी कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट टू ब्रांच अकाउंट। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम ब्रांच अकाउंट में। मान लीजिए, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रांच अकाउंट रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों का ही मिला जुला रूप होता है, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट में एसेट भी आती हैं जिसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आता है, तो लाइबिलिटीज भी आती है, तो लाइबिलिटीज का भी आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो करना होता है। लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस जो जाता है वो जाता है क्रेडिट साइड के ऊपर, ठीक है। तो लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो उसको हम क्रेडिट साइड के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी, सबसे ऊपर अगर कोई लाइबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे जाएगा। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्लोजिंग बैलेंस आपका जाएगा डेबिट साइड के ऊपर। सो बाई बैलेंस सीडी, जो भी आपका लाइबिलिटी है उसका क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ डाल दोगे। अब इस चीज के अंदर एक थोड़ा सा आपका अलग है, डिफरेंस है। देखिए अब सारी चीजें हम डाल चुके हैं, अब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस आपका कैसे निकलेगा, डेबिट और क्रेडिट साइड को आप टोटल करोगे और टोटल में से अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा और डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा। मान लीजिए अपनी क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, अपने पास प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट को लिखना का है, ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है तो प्रॉफिट को हम इसके बाद नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए आप पूरे का टोटल करोगे, ठीक है, लाइबिलिटी का भी टोटल करोगे यहाँ पे, लेकिन प्रॉफिट की एंट्री इस लाइबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंस से पहले होगी यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम डाल देंगे जनरल P&L अकाउंट। और जनरल P&L अकाउंट हम इसलिए इस अकाउंट के नाम से हम प्रॉफिट इसलिए दिखाएंगे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेड ऑफिस ब्रांचेस से जो भी प्रॉफिट होता है उसे अपने P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। तो बेसिकली हमने इस ब्रांच का प्रॉफिट
हेड ऑफिस के P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया है, सो इसलिए ये इसको हमने P&L अकाउंट को डेबिट में डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, ब्रांच अकाउंट के। ओके, ये चीज हो गई। अगर आपका लॉस होता तो वो यहाँ पे आ जाता आपका बाई जनरल P&L अकाउंट, ठीक है। इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी, अगर प्रॉफिट है तो उस केस में आपकी एंट्री बन जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L अकाउंट, ठीक है। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर, प्रॉफिट हमेशा P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर ट्रांसफर होता है, क्रेडिट साइड पे शो किया जाता है, सो इसलिए इसको क्रेडिट किया है हमने और ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर ये बैलेंस आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा थी, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिकली जनरल एंट्रीज। और एक चीज लास्ट की रह गई आपकी, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस तो ट्रांसफर होता ही होता है, साथ ही में जो गुड्स सेंट टू ब्रांच होता है, जो गुड्स बेचने के लिए भेजे गए हैं उनको हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो करता है, क्योंकि हेड ऑफिस के पास ट्रेडिंग अकाउंट में उसका खुद का भी तो स्टॉक होता है, तो उसको दिखाना होता है ना इस स्टॉक में से कितना स्टॉक कहाँ गया है, ठीक है, तो उसको टोटल स्टॉक दिखाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। किसका ट्रेडिंग अकाउंट, आपके हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट, उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये स्टॉक जो होता है ये चला जाता है। अब ये गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट है, अब इसकी जो एंट्री होती है वो ब्रांच अकाउंट में नहीं होती, क्योंकि आप देख सकते हो इन दोनों में से कोई भी ब्रांच अकाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो ब्रांच अकाउंट का तो कोई मतलब नहीं है, उसमें ये एंट्री नहीं होती है। ये एंट्री दो ही अकाउंट्स में होंगी, या तो गुड्स सेंट टू ब्रांच या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और इसके अंदर जो गुड्स आपके दिखाए जाते हैं उसमें अगर कोई गुड्स रिटर्न है, अगर ब्रांच कोई गुड्स वापस कर देती है हेड ऑफिस को, तो उनको माइनस कर देते हैं और बाकी का बैलेंस आप यहाँ पे शो करते हो। सो ये तो हो गया आपका सिंपल सा जो जनरल एंट्रीज हैं और सिंपल आपका जो ब्रांच अकाउंट है वो। अभी हम एक काम करते हैं, इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन जो है वो देख लेते हैं, डेटर और डायरेक्ट मेथड का, जिसमें कैश में ही बेचा गया है और कैश में ही जो है आपने ब्रांच ने आगे कस्टमर को बेच दिया। ओके, सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है हमारा ऐसी ब्रांच का है जिसे हेड ऑफिस ने गुड्स जो सेंड करे हैं वो कैश पे करे हैं, कैश प्राइस पे, और इस ब्रांच ने जो कस्टमर को सेल करी है वो भी कैश करी है, उधार नहीं बेचा, क्रेडिट पे नहीं बेचा है, ठीक है। सारी चीजें अब हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच है, ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, कैश सेंट, इन ये सारे आपके खर्चे हैं, ऑपरेटिंग खर्चे, इनके लिए कैश जो हेड ऑफिस ने भेजा है वो है, पेटी एक्सपेंसेस के लिए कैश भेजा है वो है, ब्रांच से आपको कैश रिसीव हुआ है वो है, गुड सेंट बाय ब्रांच और ट्रांजिट में है वो भी है आपका। ये नया पॉइंट ये भी मैं आपको बताती हूँ। और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है सब चीज़ों का, और आप साथ ही साथ आपके पास ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी होती है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, सो हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री और ब्रांच अकाउंट दोनों ही हम इकट्ठे बनाएंगे। सो एक साइड पे मैं ब्रांच अकाउंट बना देती हूँ। और ये आपकी सारी एंट्री है 31 मार्च 2019 की। सो ओके, अच्छा, ब्रांच अकाउंट कौन सी ब्रांच है, इस ब्रांच का कुछ नाम भी होगा, तो ये जयपुर की ब्रांच है आपकी, तो इसका नाम हो गया आपका जयपुर ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। सबसे पहली जनरल एंट्री होती है आपकी ओपनिंग बैलेंसेस की। सो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक वाली एंट्री डालेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक एंड टू पेटी कैश, ठीक है, या ओपनिंग पेटी कैश आप कर सकते हो। कितना कितना है आपके पास, 19,500 का तो आपके पास स्टॉक है और 500 रुपए का आपके पास पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, दोनों का टोटल हो गया आपके पास 20,000 रुपए का। इसको आपको यहां भी शो करना है, तो टू बैलेंस बीडी स्टॉक एंड पेटी कैश। पेटी कैश बेसिकली पिछले साल आपने जो भी आपको कैश मिला था उसमें से आपने सारा खर्च कर दिया और आपका 500 बच गया, तो इस साल ये आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो 19,500 और 500 टोटल बन गया आपका 20,000। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम। अब ब्रांच को गुड्स रिसीव हुए हैं आपके हेड ऑफिस से, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ठीक है, आगे बेचने के लिए। तो इसकी एंट्री होगी आपकी ब्रांच अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू
गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच या गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस या गुड्स सेंट टू ब्रांच, कुछ भी लिख सकते हो आप। कितने के गुड्स सेंड करे गए हैं? 1,80,000 के। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जनरल एंट्रीज आपकी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि आप एक छोटा सा इसके बारे में वो रीजन नहीं लिखते, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते यहाँ पे किस चीज की आपकी जनरल एंट्री करी गई है। ये मैं नहीं लिख रही हूँ अपने रीजंस की वजह से, ठीक है, लेकिन आपको ये डालना है। ओके, इसकी भी एंट्री कर देते हैं यहाँ पे हम। तो 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच, 1,80,000 के गुड्स आपके पास आ गए। इसके बाद ब्रांच ने कुछ गुड्स वापस भी कर दिए, कोई भी रीजन हो सकता है, खराब हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इसकी एंट्री डाल देंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। कितने के रिटर्न करें इन्होंने? 5400 रुपए के। तो 5400 के एंट्री डाल देंगे यहाँ पे। साथ ही साथ हम अपने ब्रांच अकाउंट के अंदर भी डालेंगे इसको। तो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच। अभी इसके अंदर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये हमने पहले ही देख लिया था, तो ऊपर जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता तो उसके लिए हम जगह छोड़ देते थोड़ी सी। फोर्थ है आपके पास, रिटर्न कर दिया आपने, खर्चों के लिए हेड ऑफिस ने पैसे दिए हैं, तो ये खर्चों के पैसे आप, वही एंट्री बनेगी आपकी ब्रांच अकाउंट डेबिट। इकट्ठे ही लिख देंगे हम, इनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। टू बैंक अकाउंट। तो टोटल जो खर्चा आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का दिया गया है वो है 22 + 6,000 29,500, ठीक है, पूरा ही लिख दोगे आप 29,500। अलग अलग करके लिख दो चाहे कैसे, लेकिन फिर ये आपको यहाँ पे कंसोलिडेट बना के यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब इकट्ठा करके। तो 2 बैंक अकाउंट इकट्ठा ही कर दो आप पहले से ही, 29,500, ठीक है। इसके बाद पेटी एक्सपेंसेस वाला, तो उसकी एंट्री बिल्कुल सेम बनती है। सो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी देखो नीचे आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की क्यों जरूरी है, दोनों एंट्री सेम बनाई गई है। अब मुझे क्या पता ये किसके लिए है और ये किसके लिए है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे ये पेटी एक्सपेंसेस के लिए है, ये सैलरी वगैरह जो भी खर्चों के नाम है वो लिख दोगे यहाँ पे, उनके लिए है। तो पेटी एक्सपेंसेस कितने हैं आपके? 1000। इनकी भी यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट 1000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपको ब्रांच से पैसा मिला है, ब्रांच ने कैश में बेचा, पैसा कमाया और वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया 2,15,000। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट 2,15,000। यहां डाल देंगे। अगर क्रेडिट सेल भी होती तो उसको भी हम यहाँ डाल देते, इकट्ठा दिखा देते दोनों से, मतलब क्रेडिट जो भी पैसा आपको रिसीव होता वो सिर्फ जितना मिला है उतना। ओके, अब क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, एक चीज ये अभी आ गया आपकी, कैश सेंट बाय ब्रांच स्टिल इन ट्रांजिट, ठीक है। अब ये क्या है? देखिए, ब्रांच ने ये 2,15,000 जो हेड ऑफिस को पैसा ट्रांसफर किया, ये तो हेड ऑफिस को मिल गया। कुछ पैसा ऐसा था 8,000 रुपए जो ब्रांच ने भेज तो दिए हेड ऑफिस को, पर अभी तक हेड ऑफिस के पास पहुंचे नहीं है, ठीक है, यानी वो ट्रांजिट में है। तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश इन ट्रांजिट। मतलब इसको बैंक अकाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि अभी तक हमारे पास आए नहीं है और उन्होंने बैंक में पैसा ट्रांसफर नहीं किया है, उन्होंने कैश वैसे भिजवाया है हमारे पास, ठीक है, टू ब्रांच अकाउंट। ये तो हो गई उसकी जनरल एंट्री। 8,000 रुपए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ब्रांच बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकती है और वैसे भी कैश जो है ना भेज सकती है। तो इन्होंने भेज दिया लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। क्योंकि अभी तक पहुंचा नहीं है तो ये जो कैश इन ट्रांजिट है इसे हम क्लोजिंग बैलेंस में शो करते हैं, क्योंकि ये पहुंच जाएगा, ठीक है, एंड में, पर अभी तक पहुंचा नहीं है। तो ये हमारे लिए क्लोजिंग, ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस में शो होगा जब भी पहुंचेगा। कैश इन ट्रांजिट 8,000। नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक एट ब्रांच। अच्छा, ये दोनों का आपका क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक और पेटी कैश का। डाल देंगे यहाँ पे स्टॉक एंड पेटी कैश।
कितने कितने हजार है, 22,600 और 200। इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी आपकी वो यहां बन जाएगी। तो स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट, डेबिट पेटी कैश अकाउंट, डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। सो 22,600 और 200, ठीक है। ओके, अभी एक चीज रह गई आपकी, ये लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है सिर्फ, तो हम उसे यहां लेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो। टू बैलेंस सीडी, किसका, लाइबिलिटी का। आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी, कितनी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, 2,000, ठीक है। इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, 2,000, ठीक है। अभी हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, और लास्ट में गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है उसका हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, ठीक है, तो ये आएगा आपका 2,51,200, और ये आपके डेबिट साइड से ज्यादा है। डेबिट साइड का पूरा टोटल करना है, यानी ये 2,000 भी आप ऐड करोगे, इस पूरे का टोटल करना है। बस आपको जो प्रॉफिट आएगा वो यहां लिखना है, इससे ऊपर। तो टू जनरल P&L अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 18,700, प्रॉफिट आ गया। इसकी एंट्री कैसे होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L अकाउंट, ठीक है, 18,700 P&L अकाउंट के अंदर हेड ऑफिस के ट्रांसफर हो जाएगा ये क्रेडिट साइड पे। लास्ट एंट्री रह गई आपको, जो आपने गुड्स सेंड किए थे ब्रांच को, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में आपको अब शो करना है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके अंदर क्या बैलेंस आएगा, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट के अंदर, सॉरी गुड्स सेंड टू ब्रांच के अंदर, जितने आपने शुरू में सेंड किए थे उसमें से जो रिटर्न कर दिए ब्रांच ने उसको आप माइनस कर दोगे। तो 1,80,000 में से 5400 माइनस हो गए, बैलेंस बच गया 1,74,000, वो आप यहाँ पे डाल दोगे बस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ब्रांच अकाउंट, बिल्कुल सिंपल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश पे सारा काम हो रहा है। कैश प्राइस के ऊपर ही हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है, तो किसी तरीके की कोई लोडिंग, कोई स्टॉक रिजर्व कुछ नहीं है, और कैश में ही ब्रांच आगे कस्टमर को बेचती है, तो किसी तरीके का डेटर या उधारी ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सिंपल आपका कैश के अंदर सारा काम चल रहा है। सो आज हम इतना ही करेंगे, सिर्फ पहला हमने देखा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ तक का आपको ऑब्वियसली सारा पढ़ना है, जनरल एंट्रीज को अच्छे से समझना है, सिर्फ याद नहीं करना, समझना है उनको कि क्या क्यों डेबिट किया गया है, कुछ क्यों क्रेडिट किया गया है। ब्रांच अकाउंट को आपको अच्छे से समझना है। कहीं पे भी आप अटकते हो आप मुझसे पूछ सकते, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलिए।